अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ तलहा जलील ख़ान और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज बात होगी नेफ्रॉन के बारे में। सबसे पहली बात है, नेफ्रॉन लफ्ज़ का मतलब क्या है। नेफ्रॉन लफ्ज़ का मतलब ही किडनी होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि किडनी का काम है यूरिन फॉर्मेशन। किडनी हमारी बॉडी में यूरिन बनाने के काम आती है। अब किडनी यूरिन किन के थ्रू बनवाती है, वो नेफ्रॉन्स है। फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी यूरिन बनाती है, जिनके थ्रू बनवाती है वो कौन है, नेफ्रॉन। मतलब किडनी के अंदर तकरीबन 1 मिलियन से भी ज़्यादा ये इस तरह के स्ट्रक्चर वाले नेफ्रॉन होते हैं जो किडनी को थोड़ी थोड़ी मिकदार में यूरिन बना के देते हैं और एक ज़्यादा अमाउंट में यूरिन बन जाता है। ठीक है जी। तो ये हमारे पास नेफ्रॉन है, जिसकी इटमोलॉजी, जिसकी लफ्ज़ी मतलब क्या है, किडनी। देखते हैं जी इसका कॉन्सेप्ट क्या है, पीटीपी की बुक में क्या कॉन्सेप्ट है हमारे पास और डिफरेंट हायर स्टडीज़ की बुक में क्या कॉन्सेप्ट्स है, तो डिस्कस करते हैं हम। अच्छा, सबसे पहली बात है, हम नेफ्रॉन डिस्कस कर रहे हैं। नेफ्रॉन ने बनाना है यूरिन। क्या बनाना है जी, नेफ्रॉन ने बनाना है यूरिन। अब वो किस तरह बनाएगा, एक बात याद रखिएगा, हमारा जितना भी वेस्ट मटेरियल है, जैसे कि यूरिया हमारे लिए वेस्ट मटेरियल है, वो हमारे ब्लड में होता है, तो उसको ब्लड से निकाल के यूरिन में कन्वर्ट करना है। दिस इज़ द मेन फोकस्ड पॉइंट कि नेफ्रॉन का काम क्या है कि यूरिन को ब्लड से निकालो और उसे यूरिन में कन्वर्ट कर दो। यूरिया को ब्लड से निकालो और यूरिन में कन्वर्ट करो। ठीक है जी। अब यही हुआ, अफेरेंट आर्टीरियोल के जरिए ब्लड एंटर होता है नेफ्रॉन के पार्ट ग्लोमेरुलस में। ग्लोमेरुलस कैपिलरीज होती हैं, ठीक है जी। एफेरेंट आर्टीरियोल की मदद से ब्लड एंटर होता है ग्लोमेरुलस में और यहाँ पे मूव करता है। ठीक है। अच्छा, ग्लोमेरुलस क्या है, ग्लोमेरुलस कैपिलरीज हैं, दीज आर कैपिलरीज। ठीक है जी। अच्छा, नेफ्रॉन में जो ग्लोमेरुलस नाम की कैपिलरीज हैं, पूरी बॉडी की निस्बत यहाँ पे ब्लड प्रेशर हाई होता है। ठीक है। पूरी बॉडी में जहाँ भी कैपिलरीज हैं, उनकी निस्बत ये वाहिद ऐसी कैपिलरीज हैं जहाँ पे ब्लड प्रेशर सबसे ज़्यादा हाई होता है, कैपिलरीज में। ये भी एक नॉलेज है इसको लेके। ठीक है। इसकी वजह ये एफेरेंट आर्टीरियोल जो एक ब्लड वेसल है वो थोड़ी पतली होती है, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट होती है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर यहाँ हाई होता है। अच्छा, अफेरेंट आर्टीरियोल की मदद से ब्लड आया ग्लोमेरुलस में। ग्लोमेरुलस क्या है, कैपिलरीज है। ठीक है। अच्छा, अब होगा क्या कि ग्लोमेरुलस में ब्लड आया, ग्लोमेरुलस में है पोर्स। क्या है जी, पोर्स, फेनिस्ट्री, पोर्स है। इन पोर्स का डायामीटर होता है तकरीबन 200 से 500 एंगस्ट्रॉम। इतने डायामीटर के ये पोर होते हैं। ठीक है। अब ब्लड में इस साइज की या इससे छोटी जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी इस पोर से बाहर निकलेंगी और कहाँ आ जाएंगी, इस बोमन्स कैप्सूल में, इस कप शेप स्ट्रक्चर में नेफ्रॉन के, जिसे क्या कहते हैं, बोमन्स कैप्सूल। तो क्या होगा जी कि जो बहुत सारा मटेरियल है वो ब्लड से आउट हो जाएगा और कहाँ आ जाएगा, बोमन्स कैप्सूल में। सवाल ये है कि कौन कौन सा मटेरियल आउट होगा। फिल्ट्रेट हम कहेंगे जो मटेरियल ब्लड से निकलेगा। तो कौन कौन सा मटेरियल निकलेगा जी, निकलेगा वाटर, ब्लड से वाटर निकलेगा। जी हाँ, सोडियम आइंस निकलेंगे, क्लोराइड आइंस निकलेंगे, यूरिया निकलेगा, यही वेस्ट मटेरियल है, ग्लूकोज निकलेगा, अमाइनो एसिड्स निकलेंगे, ऐसी तमाम चीज़ें निकलेंगी जो इस पोर से निकल सकती हैं, ग्लोमेरुलस। ठीक है जी। अच्छा, अब इनमें जो वेस्ट मटेरियल है वो ये है जी, यूरिया। इसे निकालना है यूरिन बना के पानी के साथ। बाकी ये तमाम चीज़ें ज़रूरी हैं, इन्हें रीअब्जॉर्ब कर लेगी किडनी।
फ़क्तन फ़वक्तन इन तमाम चीज़ों को किडनी रीअब्ज़ॉर्ब कर लेगी। ठीक है, अभी देखते हैं हम। अच्छा, यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि ग्लोमेरुलस से ब्लड सेल्स बाहर नहीं आ सकते और प्रोटीन्स बाहर नहीं आ सकती। अब क्वेश्चन, इसकी वजह क्यों नहीं बाहर आ सकती? हमारे को वजह पढ़ने में ये आती है कि ग्लोमेरुलस के जो पोर्स हैं, केमिस्ट्री जो जिन्हें आप पोर्स कह रहे हैं, इनका साइज छोटा होता है और ब्लड सेल्स का साइज बड़ा होता है। इसके अलावा ब्लड में जो प्रोटीन्स हैं उनका साइज बड़ा होता है, तो वो यहाँ से पास नहीं हो पाते। चलें, एक वजह तो ये हो गई। लेकिन कुछ प्रोटीन्स हैं ब्लड में, इम्यूनोग्लोबिन टाइप्स, जी हाँ, जिनका साइज 150 एंगस्ट्रॉम भी है। जी हाँ, कुछ प्रोटीन्स ऐसी भी हैं जिनका साइज छोटा है, तो वो तो इस पोर से पास हो सकती हैं, वो भी नहीं होती। अब क्वेश्चन ये, वो क्यों नहीं पास होती? बेसिकली यहाँ पे एक और नॉलेज आया, हमें यहाँ पे प्रोटीन से बनी हुई एक लेयर मिलती है, इसे कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। दो तरह के प्रोटीन्स होते हैं इसमें, कोलेजन फोल्ड और प्रोटियोग्लाइकन। ये दो प्रोटीन से बनी हुई एक लेयर है जिसे बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। इस लेयर पे होता है नेगेटिव चार्ज, और ब्लड में जो प्रोटीन्स हैं उन पे भी होता है नेगेटिव चार्ज। लिहाजा जब ये साइज वाली प्रोटीन्स बाहर निकलने लगती हैं, ये नेगेटिव चार्ज वाली मेम्ब्रेन उन्हें रिपेल करती है और वापस धकेल देती है ब्लड में। जी हाँ, ये टेक्निकल पॉइंट हमारे पास यहाँ पे आया, जो ख़ास तौर पे टीचर्स हज़रात के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी, कि ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है जिस पे नेगेटिव चार्ज है। कुछ प्रोटीन्स ऐसी भी हैं जिनके साइजेस ग्लोमेरुलस जितने ही हैं, तो वो भी बाहर नहीं आती क्योंकि उन पे चार्ज होते हैं नेगेटिव। इस बेसमेंट मेम्ब्रेन पे भी चार्ज नेगेटिव है, तो रिपल्जन हो जाती है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि क्लोराइड पे भी नेगेटिव चार्ज है, ये क्यों बाहर आ जाता है, इसे क्यों नहीं रिपल्जन होती? अब क्लोराइड का जो साइज होता है जी, वो हार्डली 0.3 से 3 एंगस्ट्रॉम हो सकता है एक एटम का साइज। अब सुराख जो पोर है वो 200 से 500 एंगस्ट्रॉम का है। एटम का साइज इतना सा है, ना होने के बराबर, छोटा सा। इतनी बड़ी जगह से इतना छोटी सी चीज़ फौरन गुजर जाएगी, वो रिपल्जन वगैरह को फील नहीं करेगी। इतनी जगह निकलने के लिए कहीं से भी निकल जाएगी। ठीक है, अच्छा, एक तो ये बैरियर हो गया प्रोटीन्स वगैरह के लिए। एक और कॉन्सेप्ट है हमारे पास यहाँ पे, अंदर की चीज़ों को रोकने के लिए, प्रोटीन्स वगैरह को। यहाँ पे कुछ सेल्स होते हैं ऐसे, इन सेल्स को कहते हैं पोडोसाइट्स। जी हाँ, पोडोसाइट्स। पैर पांव जैसे सेल्स होते हैं पोडोसाइट्स, वो भी इन प्रोटीन्स को गुजरने नहीं देते, और इनके बीच में से चीज़ें गुजरती हैं। कौन सी? ये वाली। ठीक है जी, तो हमारे पास मुद्दा क्लियर हो गया जी कि अफेरेंट आर्टीरियोल के जरिए ब्लड ग्लोमेरुलस में आएगा, ग्लोमेरुलस के सुराख से ये चीज़ें बाहर आएंगी। कहाँ पे? इन द बोमन्स कैप्सूल। प्रोटीन्स वगैरह क्यों बाहर नहीं आएंगी वो मैंने आपको बता दिया। ब्लड यहाँ से चक्कर खा के इफेरेंट आर्टीरियोल की मदद से यहाँ आ जाएगा। इफेरेंट आर्टीरियोल अब क्या करती है? ये पूरे नेफ्रॉन के इर्द गिर्द फैली हुई है, और यहीं से ये आर्टीरियोल वेन में कन्वर्ट होकर बाहर भी निकल रही है। वो मैं एंड पे फिर स्ट्रक्चर आपको बना दूंगा। ठीक है जी, फिलहाल ब्लड आया और यहाँ से आउट हो गया। अच्छा, अब हमारे पास ये सारी चीज़ें, जिनमें सिर्फ एक चीज़ वेस्ट है, यूरिया, बाकी सारी यूजफुल हैं, ये आ गई है इन द बोमन्स कैप्सूल। यहाँ से ये ट्रैवल करेंगी। ठीक है, अच्छा, ट्रैवल कैसे करेंगी? यहाँ पे होते हैं ब्रश शेप्स सेल्स। मल्टी सेलुलर बॉडी है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन किडनी का एक सेल नहीं है, अब मल्टी सेलुलर बॉडी इज नेफ्रॉन। यहाँ पे ब्रश शेप सेल्स होते हैं, ब्रश शेप सेल्स, जो इन तमाम चीज़ों को आगे की तरफ लेके जाते हैं। ये भी एक टेक्निकल कॉन्सेप्ट है। कहाँ? प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल पे। आगे आओ जी, आ गई ये सारी चीज़ें यहाँ पे। अब यहाँ से ये अब्जॉर्ब होना शुरू होंगी, अलग अलग हिस्सों में ये अब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, अच्छा, कैसे? देखिए जी, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में ऐसे करके होते हैं एपिथेलियल सेल्स।
इसके एपिथेलियल सेल्स। ठीक है जी। अब ये जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं, इनके अंदर एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म की मदद से सोडियम आयंस वगैरह की कमी हुई भी होती है। ठीक है, लिहाजा आयंस वगैरह को ये वाले सेल्स, ख़ास तौर पे सोडियम और क्लोराइड जैसे आयंस को ये वाले सेल अब्जॉर्ब कर लेते हैं और यहाँ से आउट कर देते हैं। और यहाँ से आउट क्या होगी? किडनी या ब्लड वेसल्स। ठीक है जी, यहाँ से आयंस होना, अब्जॉर्ब होना शुरू हो गए एपिथेलियल सेल्स में। ठीक है, 65% रीअब्जॉर्प्शन यही हो जाती है और ख़ास चीज़ें होती हैं अब्जॉर्ब, तभी इस कॉन्सेप्ट को सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का नाम देते हैं। तो जी ख़ास जो आयंस होते हैं, इसके अलावा ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, वो भी यहीं पे अब्जॉर्ब हो जाते हैं, इन्हीं सेल्स में अब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब पीछे मेनली क्या रह जाते हैं? मेनली रह जाता है वाटर, यूरिया, सोडियम और क्लोराइड। ये यहाँ से ट्रैवल करते हैं in the U-shaped structure loop of Henle. This is the descending part of loop of Henle. This is the ascending part of loop of Henle. अब ये चीज़ें यहाँ से अब्जॉर्ब होके कहाँ आई हैं? लूप ऑफ हेनले में। अब लूप ऑफ हेनले किडनी के उस पॉइंट पे होती है जहाँ पे किडनी कंसंट्रेटेड है, मतलब किडनी में पानी की कमी हुई होती है, तो यहाँ से पानी आउट होना शुरू हो जाता है, वाटर रीअब्जॉर्ब होना शुरू हो जाती है किडनी में। ठीक है जी, यहाँ से वाटर रीअब्जॉर्प्शन आना शुरू हो जाती है, क्योंकि बाहर माहौल कंसंट्रेटेड है तो पानी आउट होना शुरू हो जाता है। ओके, कम टू द असेंडिंग पार्ट। अभी जो असेंडिंग पार्ट है, यहाँ से वाटर अब्जॉर्ब नहीं होता, याद रखिएगा, यहाँ से वाटर रीअब्जॉर्ब नहीं होता। वाटर के लिए ये मेम्ब्रेन परमिएबल नहीं है। हायर स्टडीज़ की बुक में आती है वाटर के लिए ये मेम्ब्रेन परमिएबल नहीं है जी। यहाँ से सिर्फ आयंस मूव होते हैं। ठीक है, कौन से आयन? बेसिकली यहाँ पे एक हार्मोन असरअंदाज होता है, एल्डोस्टेरोन। अब एल्डोस्टेरोन हार्मोन कहाँ से आता है? एड्रीनल ग्लैंड, जो कि किडनी के ऊपर होते हैं। ठीक है, वहाँ से ये आता है हार्मोन, यहाँ के सेल्स पे असरअंदाज होता है। बेसिकली इन सेल्स में सोडियम पोटेशियम पंप होते हैं, ये हार्मोन उन्हें एक्टिव कर देता है। जब एक्टिव कर देता है तो यहाँ से जो सोडियम आयंस होते हैं वो सेल्स के अंदर अब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाते हैं और सेल से बाहर जाना शुरू हो जाते हैं बाय द हेल्प ऑफ एल्डोस्टेरोन। तो जो डिसेंडिंग पार्ट है वहाँ से वाटर, असेंडिंग पार्ट से सोडियम आयन अब्जॉर्ब होते हैं। जब सोडियम आयन बाहर आ जाते हैं किडनी से बहुत सारे, तो बाहर सोडियम पॉजिटिव की मिकदार क्या हो जाती है? बहुत ज़्यादा। अंदर से क्लोराइड आयन इनकी तरफ अट्रैक्ट होकर आना शुरू हो जाते हैं। Here comes क्लोराइड आयंस, ये भी बाहर आना शुरू हो जाते हैं। तो डिसेंडिंग पार्ट से वाटर को बाहर निकालना, असेंडिंग से सोडियम और क्लोराइड को बाहर निकालना, इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं काउंटर करंट मल्टीप्लायर। काउंटर करंट मल्टीप्लायर। क्लियर? ठीक है जी। आयंस भी बाहर आ गए बाय द हेल्प ऑफ एल्डोस्टेरोन। मैंने आपको बताया एल्डोस्टेरोन सोडियम पोटेशियम पंप्स एक्टिव करता है और उस मैकेनिज्म को, जो कि मैंने अपने नर्व इंपल्स वाले टॉपिक में आपको समझाया होगा, वही मैकेनिज्म यहाँ स्टार्ट हो जाएगा और सोडियम आयंस यहाँ से आउट होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्लोराइड आयन उनके पीछे पीछे आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है जी, अट्रैक्शन की वजह से। सेम यही कॉन्सेप्ट इन द डिस्टल टिब्यूल भी होगा। यही दोनों आयंस डिस्टल टिब्यूल में भी अब्जॉर्ब होंगे और डिस्टल टिब्यूल के बाद दो चीज़ें बच गई, वाटर और यूरिया, बस, जिसे आप यूरिन कहेंगे। एक बात और है जी, लूप ऑफ हेनले का जो ये पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, इस पार्ट में कॉन्सेप्ट देखा गया है। देखा ये गया है कि यहाँ पे जो सेल्स मौजूद हैं वो अपने अंदर से हाइड्रोजन आयंस को निकालते हैं, इसके अलावा अमोनियम आयंस को निकालते हैं। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं टिब्यूलर एक्सक्रीशन।
वो अपने अंदर से यहाँ से निकाल के ये जो यूरिन बन रहा है इसके अंदर एंटर करते हैं ताकि पीएच मेंटेन हो सके। ठीक है जी, ये पीएच मेंटेन करने के लिए काम हुआ है। इस पर भी डिटेल कॉन्सेप्ट है, अगर किसी को जानना हो तो कोई बात नहीं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। ठीक है जी, पीएच मेंटेन हो जाएगा, यहाँ से आयंस बाहर निकलते हैं और पीएच मेंटेन होएगी यूरिन की। अब कलेक्टिंग डक्ट में आ गया यूरिन। ठीक है जी, कलेक्टिंग डक्ट में यूरिन आ गया हमारे पास। अब इस यूरिन को चेक किया जाएगा। अगर तो बॉडी में पानी की कमी है तो आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन रिलीज होगा, एडीएच, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। एडीएच एंटी डाययूरेटिक हार्मोन रिलीज होगा कलेक्टिंग डक्ट से, और कलेक्टिंग डक्ट में वाटर रीअब्जॉर्प्शन कराएगा। क्या करवाएगा? वाटर को रीअब्जॉर्ब, किडनी की तरफ बाहर निकालेगा। अब सवाल ये है कि एंटी डाययूरेटिक हार्मोन ऐसा क्या करेगा? जैसे एल्डोस्टेरोन कुछ कर रहा था, इसी तरह एडीएच भी कुछ तो करेगा जिसकी वजह से वाटर बाहर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। अच्छा, देखा ये गया है कि जो कलेक्टिंग डक्ट के सेल्स होते हैं ना जी, लेट से ये कलेक्टिंग डक्ट का सेल है, कलेक्टिंग डक्ट के सेल्स में ऐसे करके वेसिकल होती है। इस वेसिकल के अंदर प्रोटीन्स होती हैं, इन्हें कहते हैं एक्वापोरेंस। एक्वापोरेंस, क्लियर? ये हार्मोन जब आता है तो ये वेसिकल सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाती हैं, और आफ्टर फ्यूजन ये प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन के ऊपर आ जाती है। ऐसे जब ये प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन के ऊपर आ जाती हैं तो देन दे अब्सॉर्ब वाटर फ्रॉम दीज प्रोटीन्स, और ये फिर किडनी में आ जाती हैं। और अगर बॉडी में पानी की कमी ना हो तो एडीएच पैदा नहीं होगा, यूरिन ऐसे ही बाहर आएगा। क्लियर? तमाम नेफ्रॉन्स की ब्लड को फिल्टर करने की जितना भी ये काम हुआ है, इनकी स्पीड क्या है? 125 मिलीलीटर ब्लड पर मिनट आता है नेफ्रॉन के पास और फिल्टर हो जाता है 125 मिनट। इस लिहाज से अगर हमारी बॉडी में 6 लीटर ब्लड है तो 40 मिनट के अंदर अंदर हमारा पूरा ब्लड फिल्टर हो जाता है हमारे अंदर मौजूद नेफ्रॉन से। ठीक है, जितने भी नेफ्रॉन्स है किडनी में, उनसे 40 मिनट के अंदर अंदर ठीक हो जाता है। अब यहाँ पे अल्लाह पाक की कुदरत देखें, आप जब आर्टिफिशियल डायलिसिस कराते हैं तो आपको घंटों लग जाते हैं। अल्लाह पाक जब आपका डायलिसिस कर रहा है, ब्लड को साफ कर रहा है, तो अल्लाह पाक के काम को देखें सिर्फ 40 मिनट लग रहे हैं नेचुरली। ठीक है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास होल कॉन्सेप्ट है, एक्वापोरिन का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग, एल्डोस्टेरोन का, काउंटर करंट मल्टीप्लायर, ये सारे कॉन्सेप्ट विद द हेल्प ऑफ एटीपी चल रहे हैं। ठीक है, ये मटेरियल आगे कैसे मूव कर रहा है? विद द हेल्प ऑफ ब्रश लाइक स्ट्रक्चर सेल्स। ठीक है जी, ये सारी डिटेल, क्या क्या चीज़ें फिल्ट्रेट होती हैं, फिर कौन कौन सी चीज़ें बाहर आ सकती हैं, कौन कौन सी नहीं आ सकती, वो आपके साथ डिटेल शेयर की गई है। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था ये एफेरेंट आर्टेरियोल यहाँ आती हैं, यहाँ से ये सराउंड करती हैं सारे नेफ्रॉन को, सराउंड करती हैं सारे नेफ्रॉन को। ठीक है, सराउंड करती हैं, और यहीं से ये वेन बन के किडनी से बाहर निकल जाती है। ठीक है, अच्छा, एक कॉन्सेप्ट है जस्ट अ मेड्यूलरी नेफ्रॉन, जो कि मेड्यूला पार्ट में होता है। जस्ट मेडुलरी नेफ्रॉन, मेड्यूलरी नेफ्रॉन था जिनकी लूप ऑफ हेनले बहुत लंबी होती है एज कम्पेयर टू कॉर्टिकल। कॉर्टिकल नेफ्रॉन किडनी में 80% होते हैं, 70 से 80%, जबकि मेड्यूलरी नेफ्रॉन 20 से 30% होता है, लेकिन कंसंट्रेटेड यूरिन पैदा करने के काम आते हैं। कॉर्टिकल नेफ्रॉन डाइल्यूट यूरिन पैदा करने के काम आते हैं। तो जो जस्ट मेडुलरी नेफ्रॉन है, जो मेड्यूलरी नेफ्रॉन है, उसका जो लूप ऑफ हेनले वो बड़ा लंबा होता है। तो उसके लिए जो ये आर्टेरियोल सिस्टम है वो भी एक एक्स्ट्रा होती है, ऐसे, वो भी एक्स्ट्रा आर्टेरियोल सिस्टम होती है, ऐसे, यूं एक एक्स्ट्रा आर्टेरियोल सिस्टम होता है लूप ऑफ हेनले लंबी होने की वजह से, ताकि रीअब्जॉर्प्शन हो सके यहाँ से। इस कॉन्सेप्ट को वैजा रेक्टा कहते हैं, वैजा रेक्टा नाम देते हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास डिटेल कॉन्सेप्ट था
नेफ्रॉन का, इसको पढ़िएगा, इसको रिवाइज़ करके देखिएगा। इंशाल्लाह कोई कॉन्सेप्ट बाकी नहीं छोड़ा, जितना टेक्निकल बातें हो सकती थी मैंने क्लियर कर दी। तो बाकी सारे जितनी बातें यहाँ पे डिस्कस हुई हैं मैंने सबको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।